अस्सलाम वालेकुम। डेली अज़ान न्यूज़ के साथ हसन रज़ा शाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज फिर से हमारे होस्ट उमर बिन सलीम हमारे साथ इस वीलॉग में मौजूद नहीं है, लेकिन अनकरीब आप नए वीलॉग में उन्हें हमारे साथ देखेंगे। आज प्राइमरीली हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है। बेसिकली अब हम थोड़ा सा फ़िलोसॉफ़िकल गुफ्तगू और थोड़ी सी ट्रांजिशनल गुफ्तगू की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। बेसिकली आज प्राइमरीली जिन दो टॉपिक्स पे मैंने बात करनी है वो टॉपिक्स हैं कि मुश्तबा खामनाई की एलिवेशन एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। आई थिंक ये बहुत पर्टिनेंट है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है, अब हम काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, लेकिन एक टॉपिक पे हमने बात नहीं की खुल के, वो है मुश्तबा खामनाई की एलिवेशन एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ द कंट्री, स्पेशली इन द सर्कमस्टांसेस व्हेन हिज फादर हैज़ बीन असैसिनेटेड। तो आज थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उनका थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे उनके फादर की पॉलिसीज़ के साथ, और हम ये भी देखेंगे कि एक तरफ मुश्तबा खामनाई है जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। क्या इन दो शख्सियात के होते हुए, एक तरफ दोनों हार्ड लाइनर्स हैं अपने अपने गोल्स में, तो क्या इस तरह इन दोनों शख्सियात के होते हुए क्या इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई रेजोल्यूशन निकल सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बैकड्रॉप होगा इस गुफ्तगू का। तो शुरू करते हैं जी मुश्तबा खामनाई साहब से। अब मुश्तबा खामनाई साहब बेसिकली अपने फादर की असैसिनेशन के बाद नए सुप्रीम लीडर अपॉइंट हुए हैं। इनकी हिस्ट्री थोड़ी सी जान लेते हैं। बेसिकली ही इज़ द सेकंड सन ऑफ हिज फादर। ही वाज ट्रेंड एज अ रिलीजियस स्कॉलर। ये कॉम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। कॉम बेसिकली ईरान का एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद ये अपने फादर की इस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन हो गए। इन्होंने अपने फादर के ऑफिस में काफ़ी अरसे काम किया, जिससे इनको अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस और पॉलिटिकल नेटवर्क को एलिवेट करने में बहुत मदद मिली। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज फादर टेन्योर ही वाज इंस्ट्रूमेंटल इन की डिसीजन मेकिंग। तो ये जो अपॉइंटमेंट हम देख रहे हैं, ये कोई ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं है जो कि आउट ऑफ द ब्लू हो गई, बल्कि मुश्तबा खामनाई वाज इन्वॉल्व्ड इन द हेल्म ऑफ अफेयर्स from very long time since the ascent of his father. Soon after becoming a religious scholar, he was teaching in the Com Institute. वो Com Institute में एज अ गेस्ट लेक्चरर टीचिंग्स भी करते थे, लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने कुछ अरसे बाद अपने फादर के ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, तो वो ईरान की पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में बहुत इन्फ्लुएंशियल और इंस्ट्रूमेंटल हो गए। कहा जाता है कि आईआरजीसी की हाई कमांड के साथ उनके नेटवर्क्स बहुत गहरे थे। वो मिलिट्री की इनर फंक्शनिंग में बहुत इन्वॉल्व थे, वो ब्यूरोक्रेटिक फंक्शनिंग में बहुत इन्वॉल्व थे, और वो की पॉलिटिकल डिसीजंस में भी बहुत इन्वॉल्व रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा जो मिसाल मैं आपको देता हूँ कि महमूद अहमदी निजाद जब ईरान के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, तो उस टाइम पे वो एक रेलिवेंटली अननोन पॉलिटिकल प्लेयर थे। उनके मुकाबले में जो कंजर्वेटिव लीडरशिप थी वो बड़ी पॉपुलर थी, लेकिन कहा यह जाता है कि मुश्तबा खामनाई वॉज द वन हु बेसिकली पुश्ड द सिलेक्शन ऑफ अहमदी निजाद। और उन्होंने अहमदी निजाद को, जो कि उस टाइम पे रिलेटिवली अननोन पॉलिटिकल प्लेयर थे, उनको बहुत सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि अहमदी निजाद जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट भी बने। तो यहाँ से आप ये इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि मुश्तबा खामनाई जो है वो ईरान के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कोई नई शख्सियत नहीं है। ही वॉज हैविली इन्वॉल्व इन द ईरान पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट। और ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिंस द मेजॉरिटी ऑफ द लीडरशिप ऑफ ईरान हैज़ बिन एलिमिनेटेड बाय द यूएस फोर्सेस, मुश्तबा खामनाई का एसेंट जो है वो इतना वीक एसेंट नहीं है जैसे कि वेस्टर्न मीडिया इसको अंडरप्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो चूंकि उनके फादर जो थे अली खामनाई के साहबजादे थे, इसलिए एज अ पॉलिटिकल डायनेस्टी उन्हें अपॉइंट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है। मुश्तबा खामनाई साहब जो हैं उनका अच्छा खासा पॉलिटिकल एक्यूमन मौजूद है ईरान की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में। और दूसरे नंबर पे उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बेसिकली मुश्तबा खामनाई के बारे में कहीं कहा जाता है कि वो अपने फादर से भी 10 गुना हाथ आगे जो है वो हार्ड लाइनर है। इनफैक्ट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो एक बहस थी, उसमें मुश्तबा खामनाई वॉज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया। और वो उस वर्ल्ड व्यू के हामिल हैं कि जिसमें वो समझते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर जो है वो बॉम्ब्स होने चाहिए, और ईरान शुड बी अ न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जितने भी कंजर्वेटिव्स हैं उनमें हार्ड लाइन ओपिनियन रखने वाले लोगों में शामिल हैं। इसके अलावा वो जो ईरानियन रजीम है उसके अंदर अपने फादर से भी ज़्यादा हार्ड लाइन जाकर कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ को इम्पोज करने के बारे में जाने जाते हैं। तो इसका मतलब है कि मुश्तबा खामनाई का जो एसेंट है और उनकी जो अपॉइंटमेंट है उनके फादर की असैसिनेशन के बाद, ये इस बात को साबित करती है कि जो आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड इस्टेब्लिशमेंट है वो बिल्कुल भी अमेरिका की पॉलिसीज़ के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट इट इज़ द अदर वे अराउंड, बिकॉज अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ मेजोरिटी ऑफ द लीडरशिप
ऑफ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड, ये ईरान में जो बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप होगी वो शायद मॉडरेट होगी, और वो शायद चाहते होंगे कि अब रिजीम चेंज हो और थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉलिटिकल डिस्कोर्स लिया जाए। लेकिन मुश्तबा खामनाई की अपॉइंटमेंट ने इस सारे के सारे एलिमेंट को जो है वो गलत साबित कर दिया, और अमेरिका की जो असेसमेंट है उसको बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कहते फिर रहे हैं कि जी हम जो है ईरान के अंदर अपने जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव कर चुके हैं, और अब जो है हम ईरान अगर कंप्लीट सरेंडर कर दे तो हम इस मामले से पीछे हट जाएंगे। तो मुश्तबा खामनाई की अपॉइंटमेंट के बाद ईरान कंप्लीट सरेंडर करने वाला तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता, बल्कि इट्स द अदर वे अराउंड। वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ते हुए देखेंगे। दूसरी तरफ पे डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप के जैसे हमने पहले भी बात की थी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इनहेरेंट किस्म की कन्फ्यूजन है उसकी कोई समझ नहीं आ रही। वो एक दिन कोई बात करते हैं। आज रिसेंटली भी उन्होंने G7 कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं उनसे बात की और उनको ये एश्योरेंस दी कि हम 1 महीने के अंदर अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व कर लेंगे और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका के हैं क्या। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली ईरान के सामने दो तरह की शराइत रखी हैं। एक तो वो ये चाहते हैं कि ईरान की जितनी भी नई पॉलिटिकल लीडरशिप अपॉइंट हो वो उनकी हैंडपिक्ड हो, यानी उनकी मर्जी से उनका नया पॉलिटिकल लीडर अपॉइंट हो। वो चीज़ तो उनकी वैसे ही रिजेक्ट हो चुकी है, क्योंकि मुश्तबा खामनाई को जो है उनका सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। दूसरे नंबर पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये उनका ये डिमांड है कि जी अगर ईरान अनकंडीशनल सरेंडर कर दे तो फिर हम जो है वो ईरान इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। वो चीज़ भी होती हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मुश्तबा खामनाई, अगेन मैं उसी बात को रिट्रेट करूंगा कि मुश्तबा खामनाई की अपॉइंटमेंट के बाद ईरान कंप्लीट सरेंडर तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमें कुछ और डायरेक्शन की तरफ लेके जा रही हैं, जबकि जो अमेरिका का कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही एक अजीब है। वो बिल्कुल एक डिलूजनल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को ये एश्योरेंस देते फिर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी जो है सॉरी इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कैश 22 सिचुएशन बन गई है कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। कोई हमें समझ नहीं आ रही कि बेसिकली अमेरिका सोच क्या रहा है। और वो जो हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि अमेरिका फंस चुका है, अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडिंग एक्सपर्ट्स ने और तमाम बड़े बड़े इंटरनेशनल अखबारात ने ये लिखना भी शुरू कर दिया है, और जो बड़े बड़े ओपिनियन मेकर्स हैं दुनिया के उन्होंने अब ये बात करनी शुरू कर दी है कि ये बात दुरुस्त है कि अमेरिका हैज़ नो एंड गेम। बेसिकली होता यह है कि जब आपके पास कोई क्लियर प्लान ना हो, कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव ना हो, और आप इस तरह का कोई वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर दें, तो आपके ऑब्जेक्टिव्स डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम इसको हफ्ते में ख़त्म कर देंगे, कभी वो कहते हैं इसमें 1 महीना लग जाएगा, कभी वो कहते हैं कि ईरान जो है वो कंप्लीट सरेंडर कर दे, कभी वो कहते हैं कि जी हमने तो ईरान को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया और अब वहाँ पर हमला करने को कुछ बचा ही नहीं है। तो ये एक कन्फ्यूजन को मजीद ट्रिगर कर रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि दिस कॉन्फ्लिक्ट विल कल्मिनेट इनटू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, और अब वो प्रॉब्लम्स नजर आने लग गए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने बात करनी शुरू कर दी है, जो हम काफ़ी दिन से कर रहे थे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन जो है वो ट्रिगर कर देगा। अब वो बात हो रही है। ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस तो ऊपर जा ही रही हैं, इसके साथ बाकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। अब ये जैसे मैंने आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था कि दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड का शॉर्टेज भी होने लगा है, और सल्फ्यूरिक एसिड के शॉर्टेज की वजह से जो आपकी मोबाइल इंडस्ट्री है, आपकी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, आपकी कंप्यूटर्स हैं, बैटरीज हैं, लिथियम बैटरीज हैं, वो बहुत अफेक्ट होंगी, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रेजिड्यू, जो कि आप ऑयल रिफाइनरीज से वो से निकलता है, और वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल होता है इन सारी चीज़ों को बनाने में। तो जिसकी वजह से ये सारी मार्केट्स का जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा वो तमाम इंडस्ट्रीज पे आएगा। दूसरे नंबर पे एक चिप शॉर्टेज की भी प्रिडिक्शन की जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। उसकी वजह यह है कि जो लीडिंग चिप मेकर है वो ताइवान है। हमने देखा है कि ताइवान दुनिया का 50 to 80% ऑफ द चिप प्रोडक्शन में उसका शेयर है, और ताइवान जो है बेसिकली अपनी एनर्जी की 40% ज़रूरियात जो है वो गैस से पूरी करता है। और अब जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज में कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन गई है और ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो एक डिसरप्शन की तरफ चली गई है, तो उनकी जो ताइवान की जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट होने का बहुत ख़तरा पैदा हो गया। और ये कहा जा रहा है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हुआ तो अगले 2 महीने में चाइना ताइवान की जो चिप प्रोडक्शन है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होगी। ऑल्दो वो उसके अल्टरनेट रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन अल्टरनेट रिसोर्सेज को बनाने में भी वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये कोई स्विच नहीं होता कि आप ऑन ऑफ कर दें, आप इस प्लग से निकाल के दूसरे प्लग में चले जाएं। बेसिकली एक नई एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ जाना, एक नई एनर्जी सप्लाई चेन की तरफ जाना, इट टेक्स टाइम, इसमें वक्त लगता है। और ये वक्त जो है ग्लोबल चिप इंडस्ट्री को जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और अगर चिप इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता है तो फिर अमेरिका सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका का जो नया ग्लोबल फाइनेंशियल नैरेटिव है
वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बड़ी बड़ी अमेरिका की कंपनीज हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की तकरीबन तमाम जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई हैं। और अगर चिप इंडस्ट्री मुतासर हो जाती है तो डाटा इंडस्ट्री मुतासर होती है, और इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बुरा हिट लगता है, यानी कि अमेरिकन कंपनीज को हिट लगता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये भी एक बहुत बड़ा डायलेमा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब उनके घर तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब अमेरिका के अंदर बहुत शदीद आवाज़ें उठने लग गई हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब रिजॉल्व किया जाए। तीसरी इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर अब खुल के सामने आ रहा है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमें पता था कि वो एक ट्रांजैक्शनल आदमी है। तो अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि वो वॉर से भी प्रॉफिट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। उनके जो दोनों साहबजादे हैं, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, बेसिकली उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने से कुछ दिन पहले दो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में हैवी इन्वेस्टमेंट्स की। और सडनली जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 10,000 ड्रोन्स पर डे बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो वॉर सिचुएशन है, हमें तकरीबन 10,000 ड्रोन्स पर डे के हिसाब से चाहिए। और वो दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो साहबजादे हैं उनकी कंपनियों को मिले हैं। बेसिकली ये दो जो कंपनीज थी एलिजिडली ये गोल्फ कोर्स कंपनीज थी, जिनको मर्ज कर दिया गया दो अननोन ड्रोन कंपनीज के साथ, जिसमें प्रिज्यूमेबली डोनाल्ड ट्रंप के दोनों साहबजादों के शेयर हैं। तो आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है ये क्लासिक नियोकॉन पॉलिसी खेल रहे हैं। जैसे एक ज़माने में हम देखा करते थे कि नियोकॉन्स जो हैं वो वॉर इंडस्ट्री से प्रॉफिटेरिंग किया करते थे। वॉर इंडस्ट्री से प्रॉफिटेरिंग करना करना इस तरह से होता है कि आप जो है असला बनाने वाली कंपनियों में आपके शेयर्स हों और वही लोग हुकूमत में बैठे हों। और यानी कि अब ऑयल, पहले तो इनका कंस्ट्रक्शन कंपनी में शेयर होता था, इनका कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होते थे, जहां पर तबाही होती थी इनके जो दामाद हैं जैरेड कुशनर वो वहां पे पहुंच जाया करते थे सरप्राइजिंगली, और उनको बड़े बड़े ठेके मिल जाया करते थे। तो अब इनके साहबजादों ने भी यही काम शुरू कर दिया। तो ये बात देखना बहुत ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वॉर से प्रॉफिट भी कर रहे हैं, और जबकि एक तरफ जो है ग्लोबल इकोनॉमी जो है और उनकी अपनी अमेरिकन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रॉफिट कर रहे हैं। इस सारे बैकड्रॉप में मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इतनी जल्दी रिजॉल्व नहीं होने वाला, और अनलेस और अनटिल कोई बड़े प्लेयर्स जो हैं वो कोई रेड लाइन स्टेप्स ना उठाएं, जब तक वो बड़े प्लेयर्स जो है वो अमेरिका पे प्रेशर नहीं डालेंगे, जो कि अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि आज G7 कंट्रीज़ को जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सप्लेनेशन दी है, उन G7 कंट्रीज़ के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यही फोर्स किया कि जी ये जो आपकी पॉलिसीज़ हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और ये जो वॉर है ये इसको एक्सेप्ट करें कि ये आपसे गलती हुई है, और अगर इसमें कुछ लॉसेस जो है वो टेक करके वापस होना भी पड़े तो वापस हो जाएं। इसको ईगो का मसला ना बनाएं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जितना एस्केलेट करेगा ग्लोबल इकोनॉमी के लिए उतना ही तबाहकुन होगा। लेकिन करंट बैकड्रॉप में जैसे मैंने बताया कि विद द असेंट ऑफ मुश्तबा खामनाई साहब, और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप और तीसरी तरफ नेतन्याहू, ये कॉन्फ्लिक्ट हमें इतनी जल्दी रिजॉल्व होता नज़र नहीं आ रहा। और इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व होते होते भी इतना टाइम लग जाएगा कि तब तक अच्छी खासी ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर चुकी होगी। तो आने वाले वक्त पे हमारी नज़र रहेगी जी। आज के टॉपिक पे यही बात करनी थी, दो चार इंपॉर्टेंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये डिस्कशंस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा।